आदरणीय स्वामी जी, सम्मानित मंच, उपस्थित भाइयों व बहनों, सर्वप्रथम मैं इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, जिस भूमि से स्वामी जी ने ये राष्ट्रीय सम्मान, स्वाभिमान और राष्ट्र भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक यज्ञ जो आरंभ किया, मैं प्रणाम करता हूं आप सभी को। आप सभी उस यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। 70% लोग गांव में रहता है इस देश में। इस देश का कोई भी नेता जब अपना भाषण आरंभ करता, किसी गांव में किसी चुनावी सभा में जाके बात करता है, तो उसकी शुरुआत होती है किसान देश का अन्नदाता, किसान देश की रीढ़ है। यहां से वो शुरुआत करता है अपने भाषण की। कोई ये जानने का प्रयास नहीं करता है कि अन्नदाता के पेट में अन्न है या नहीं, अन्नदाता की स्थिति क्या, उसको देश की रीढ़ बताते हैं और पिछले 60 साल से उसकी रीढ़ को तोड़ रहे हैं, उसको अपाहिज बना के छोड़ दिया इन्होंने। वो किसान, वो स्वाभिमानी किसान जो आत्महत्या को कायरतापूर्ण कार्य मानता, वो किसान, ये भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं कि 1997 से लेके 2011 तक इस देश में 2,44,000 किसानों ने कर्जे में आत्महत्याएं की हैं, ऐसा सरकार कहती। इन 2,44,000 आत्महत्याओं में महिलाएं शामिल नहीं है, क्योंकि महिला के नाम से जमीन नहीं होती। सरकार का जो आंकड़ा है वो लिया गया है जमीन की मलकियत से, और जमीन महिला के नाम नहीं होती, उसके पति के नाम होती है, उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। अगर हम अपनी उन बहनों को भी गिन लें जो बलि चढ़ी इस कर्ज की, इस व्यवस्था की, तो संख्या बहुत ऊपर जाती। ये स्थिति है इस देश के किसान की। निरंतर आप पीछे जाएं, 1967 की हरित क्रांति की बात करते हैं हमारे राजनेता, और वो कहते हैं कि हरित क्रांति आई। हरित क्रांति की आड़ में जो षड्यंत्र उस समय शुरू हुआ, जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का जो एक गेम शुरू हुआ उस टाइम पे, जो हमको एक राह पे डाला गया, हमारी पुरातन कृषि पद्धति पे जो कुठाराघात उस समय शुरू हुआ, उस समय हरित क्रांति जो 67 में आई थी, मैं आपको बता दूं, यहां कुछ ऐसे लोग बैठे होंगे, बुजुर्ग बैठे हैं जिनको पता है, ये बच्चे तो शायद उस समय को नहीं जानते हैं। 1967 में गांव में बैंक नहीं थे। 1967 से पहले किसी बैंक का कर्जा नहीं था, किसी का बैंक में खाता नहीं था, लेना देना 150 रुपए का अपना गांव में किसी एक दूसरे से करते थे और फसल के टाइम पे उसको चुका देते थे। आज हरित क्रांति के बाद किसान की स्थिति यह है कि हर किसान का खाता बैंक में है, लेकिन किसी के खाते में पैसे नहीं। हर एक के खाते में कर्जे की एंट्री चढ़ी हुई है। हर किसान किसी ना किसी कर्जे में दबा हुआ, किसी ना किसी बैंक से ट्रैक्टर का, मशीनरी का या कोई दूसरा किसी प्रकार का कर्जा उसके ऊपर। देश का तमाम किसान, उन परिवारों को छोड़ दें जिस परिवार में कोई बच्चा नौकरी करता, उन परिवारों को छोड़ दें जिन परिवार में कोई सदस्य दूसरा कोई काम धंधा करता है, उनको अगर हटा दें बीच में से, जो केवल मात्र खेती पे जिनका जीवन व्यापन है, 100% किसान इस देश का कर्जे में, 100%। ये इस देश के किसान की आज स्थिति। कितनी भयावह स्थिति से इस देश का किसान गुजर रहा, किसी को चिंता नहीं। पिछले 20 बरस में जो भी निर्णय यहां लिए गए इस देश में,
वो केवल मात्र एक बात को देके लिए गए हैं कि विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को किस तरह से इस हिंदुस्तान में स्थापित किया जाए। विश्व व्यापार संगठन के नाम से जो खेल शुरू हुआ, जिसमें पहली दफे खेती को सम्मिलित किया गया, हिंदुस्तान के नीति निर्धारकों को यह नहीं पता कि हिंदुस्तान के किसान के लिए खेती व्यवसाय नहीं, एग्रीकल्चर हिंदुस्तान की कल्चर है, हिंदुस्तान की संस्कृति है, हिंदुस्तान के व्यक्ति की जीवन पद्धति है, उसके लिए वो व्यापार नहीं। लेकिन हमारे नीति निर्धारकों ने इसको व्यापार में डाला, WTO में इसको डलवाया और इस तरह की नीतियां बननी शुरू हुई कि किसान पे एक शिकंजा कसना शुरू हुआ और उस शिकंजे का नतीजा है कि हमने 2.5 लाख अपने किसान भाइयों को, अगर सरकार के आंकड़े को मान ले तो 2.5 लाख आदमी अपने भाइयों को हमने उन नीतियों के शिकंजे में कसने की वजह से खो दिया। निरंतर जितना पिछले अगर हम 15 साल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो संविधान में संशोधन हुए, अगर उन पे नजर डालें, चाहे वो पेटेंट एक्ट हो, चाहे वो विश्व व्यापार संगठन का समझौता हो, चाहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, बायोलेटरल एग्रीमेंट्स हो, अभी एक नया स्वामी जी नया एक एग्रीमेंट, एक संशोधन आ रहा संसद में ब्राई के नाम से। ये जो रिसर्च का काम है, जो एनवायरमेंट, जो पर्यावरण मंत्रालय के माध्यम से जो परमिशन दी जाती थी, इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया जा रहा। कारण क्या है कि हमारे संगठन सरकार को, जब भी सरकार इस तरह का कोई षड्यंत्र करती है तो हम लोग उसका विरोध करते हैं, हम उसके खिलाफ बढ़ के खड़े हो जाते हैं। सरकार ने यह तय कर लिया है कि किसान को इसकी सूचना ना दी जाए, इसको गुप्त रखा जाए। तमाम जो रिसर्च है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मंत्रालय है उसके माध्यम से कराई जाए और चोरी के तरीके से पिछले रास्ते से उसको लाके इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। तमाम कॉन्स्पिरेसी जो चल रही है कि किस तरह से विदेशी कंपनियां एग्रीकल्चर में सेक्टर में आके अपना वर्चस्व कायम कर लें, अपना आधिपत्य स्थापित कर लें, ये कॉन्स्पिरेसी हमारे साथ चल रही है। और सबसे बड़ा जो षड्यंत्र है उसमें, जो सीड बिल जो संसद में, जो इस सत्र में जिसकी आने की उम्मीद थी और शायद अगले सत्र में सरकार उसको लेके आ रही है, उस सीड बिल में प्रावधान किया है कि हिंदुस्तान का कोई भी किसान अपने बीज को दूसरे किसानों के साथ अदला बदली नहीं कर पाएगा। आज हिंदुस्तान में 80% किसान अपना जो खेती में जो बीज इस्तेमाल करते हैं वो एक दूसरे से लेन देन करके अदल बदल के करते हैं। केवल मात्र 20% बीज कृषि विश्वविद्यालय और कंपनियों के माध्यम से खरीदा जाता है। नया जो बिल आ रहा है, अगर वो बिल पास हो जाता है तो किसी भी किसान को यह अधिकार नहीं होगा कि वो अपने पड़ोस में, अपने गांव में, अपने पास किसी अपने किसान भाई के साथ अपने बीज की अदला बदली कर सके। एक सीड पुलिस बनाई जाएगी, उसके बाद उस सीड पुलिस को यह अधिकार दिया जाएगा कि वो जिस किसान के खेत में जाए चाहे जब छापा मार सकती है। किसान को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, गांव इस देश की धुरी है और अगर गांव और किसान कमजोर होता है तो ये देश बचने वाला नहीं। हम जिस सम्मान और स्वाभिमान की बात करते हैं वो तभी कायम रह सकता है जब इस देश का किसान, इस देश का गांव मजबूत हो। अगर इस देश का गांव और किसान कमजोर होता है तो इस देश का अस्तित्व बचने वाला नहीं है। इस लड़ाई में आप लोगों का सहयोग लेने के लिए आप सभी यहाँ अलग अलग प्रांत से, अलग अलग जिलों से आए हैं, आप सभी जुड़े हुए हैं और आप इस राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए आए हैं। आपसे बढ़िया इस काम को करने में कोई सक्षम नहीं है। ये मौका इस प्रशिक्षण शिविर में मुझे मिला आपसे बातचीत करने का। अपनी अपील मैं आपसे कर रहा हूं कि अगर इस बात को लेके हम अपने उस किसान के, भोले वाले किसान के पास जाएं जो समस्या को नहीं जानता। विनीत नारायण जी कह रहे थे, बीमार हम, पीड़ा हमको है, परेशानी हमको है। गांव में हर किसान आज अपनी पीड़ा से त्रस्त है, उसके वेलफेयर की, उसका इलाज दिल्ली में बैठ के एयर कंडीशन कोठी में किया जा रहा। डॉक्टर दिल्ली में बैठे हैं,
उनको ना गांव का पता है, ना गांव की परिस्थिति का पता है, ना गांव की समस्या का पता है। योजना बनती है कागजों पे और कागजों में ही लागू हो जाती है। वो जो पीड़ित किसान गांव में बैठा है उसके सर के ऊपर से सब गुजर जाता है। हम और राकेश जी अभी बुंदेलखंड में गए थे। बुंदेलखंड में जो पैकेज दिया गया, दिल्ली से पैसा गया बुंदेलखंड में, अगर वो पैसा वहां लग जाता तो बुंदेलखंड में आने वाले 20 वर्ष में कोई समस्या रहने वाली नहीं थी। लेकिन बुंदेलखंड के लोगों से जाके बात करो तो उनको पता ही नहीं चला पैसा आया कहां से था और पैसा चला कहां गया। नेताओं और अधिकारियों ने मिलकर सारा पैसा ऊपर ही हजम कर लिया। जैसी स्थिति उस पैकेज से पहले थी वैसी स्थिति उस पैकेज के बाद। ये अकेले बुंदेलखंड में नहीं है, हर प्रांत में, हर हिस्से में, हर सूबे में इसी तरह की योजनाएं, हवाई योजनाएं बनती हैं और बंदर बांट में सारा पैसा लूट लिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा मिशन है। इस मिशन में स्वामी जी से मैं तो ये निवेदन करने आया हूं कि आप इसकी अगुवाई करें। आप इसका, अगर गांव बच गया, इस देश का किसान बच गया तो ये देश बच गया, और अगर गांव डूब गया तो ये देश बचने वाला नहीं है। आपसे इस प्रार्थना के साथ, आप सबसे इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप इस मिशन में जुड़ेंगे, इस यज्ञ में अपनी आहुति देंगे। आपने मुझे सुना और सम्मान दिया, मैं आपका आभारी हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। ओम शांति शांति ओम। हमारे भाई युद्धवीर जी जो एक प्रखर योद्धा बनकर के स्वर्गीय टिकैत साहब के साथ में उन्होंने इस जंग को शुरू किया और अभी तक लड़ रहे हैं। और ये हमारे युवा भारत के कुछ विशेष कार्यकर्ता यहाँ पर आज हैं। देश भर में 1 लाख से ज़्यादा तो ये युवा कार्यकर्ता हैं और पूरे देश भर में 1 करोड़ से ज़्यादा सारे भारत स्वाभिमान, युवा भारत, किसान पंचायत, तमाम अपने 5 संगठनों के, महिला प्रतिनिधित्व समिति, प्रतिनिधित्व समिति, सारे संगठन के 1 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं। और ये 1 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ता और करोड़ों लोग, 100 करोड़ से ज़्यादा लोग जो इस मिशन के प्रति, इस आंदोलन के प्रति आस्था और विश्वास रखते हैं। और पिछले 20 वर्षों में 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, जिनके पास जाकर के सीधे हमने अपनी बात रखी है, उन सब के दिलों में अब जज्बात हैं, एक जुनून है, एक जोश है, एक आक्रोश है। निश्चित रूप से हम किसानों को भी उनका हक दिलाएंगे, पूरे हिंदुस्तान को उसका हक दिलाएंगे, सब मिलकर के लड़ेंगे इस लड़ाई को। बहुत बड़ी लड़ाई है, क्योंकि पूरी दुनिया के ताकतवर लोग ये षड्यंत्र चला रहे हैं। कई तरह का षड्यंत्र है, बीजों के ऊपर अलग तरह का षड्यंत्र है। 1000 रुपए का बीज 1 लाख रुपए में बेचते हैं। और ये बिल वाली बात तो भाई ने अभी बताई, ये तो इतना बड़ा षड्यंत्र है। रासायनिक खादों का एक अलग षड्यंत्र है, कीटनाशकों का अलग षड्यंत्र है, फिर गांव के किसानों को शराब के नशे में बर्बाद करने का एक अलग षड्यंत्र है। ये तो चारों ओर ऐसे कुचक्र रचे जा रहे हैं, जो भूमि अधिग्रहण कानून का कितने षड्यंत्र। और पिछले बार भाई राकेश जी जब आए तब ऐसे तो थोड़ा बहुत तो मुझे ज्ञान था, लेकिन क्योंकि ये तो रोज ही आंदोलनों के बीच में जीते, तो मेरे से कहने लगे बाबा जी हम आंदोलन भी कहां कहां करें। भारत में खेती का एक मंत्रालय नहीं, कृषि मंत्रालय तो कहने का ही है, इसके 10 तो मंत्रालय हैं। अब किसान की बिजली की समस्या हो तो उसका मंत्रालय अलग है। वो कौन सा मंत्रालय है? 18 मिनिस्ट्री है, बताओ। अब एक किसान को यदि कोई अपनी बात कहनी है तो उसको 18 जगह घुमा दो, वो बेचारों ही बावड़ा हो जाता है, जाना कहां है। मेरी समस्या का समाधान क्या होगा बताओ। हम तो किसान के घर में पैदा हुए, किसान के बच्चे हैं, हमें ही नहीं पता ये 18 मंत्रालय क्या है, कौन कौन से है भाई इसमें। ये बिजली वाला तो अलग है, ये जो पावर मिनिस्टर होता है, केमिकल फर्टिलाइजर वाला अलग है, फिर फूड एंड सिविल सप्लाई वाला अलग है, फूड प्रोसेसिंग अलग है, कॉमर्स ये माने ऐसे 18 मंत्रालयों में उसका बोड़ा बना रखा है। अब बताओ, ये आंदोलन कर लो जाकर कृषि मंत्रालय के सामने, एक मंत्रालय के सामने नहीं,
अब तो ये सारे मंत्रालय ही नए बनाने पड़ेंगे। ये इस परिवर्तन में बताओ, ये मतलब ये तो बड़ी विचित्र बात है। चलो भाई, अब शिक्षा है तो शिक्षा का एक मंत्रालय है ना, उसको बोलते हैं मानव संसाधन मंत्रालय, उसके अधीन सारे शिक्षा का काम है। अब ऐसे ही फाइनेंस का सारा काम है एक ही मंत्रालय, वो वित्त मंत्रालय। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई एक, भाई ठीक है, वो वित्त का कामकाज देखेगी, लेकिन इस किसान को बावड़ा बना रखा है। ये ऐसे, ये तो माने ऐसे ऐसे कुचक्र चल रहे हैं। और अब इस देश के किसानों की, किसान तो आवाज उठाएंगे ही, किसान के साथ जब हिंदुस्तान का जवान खड़ा हो जाएगा तो इसके हक की लड़ाई में हम जरूर विजयी होंगे। और यहां पर भी जो जवान बैठे हैं नहीं, ज्यादातर किसानों के बच्चे हैं। इसमें किसानों के लड़के लड़कियां कितने हैं? ये सारे किसानों के बालक बैठे हुए ज्यादातर इसमें। और जो अभी नहीं होंगे तो इनके कोई ना कोई बाप दादे परदादे रहे होंगे, कोई राजजादे शहजादे हो नहीं तुम। भाई हमारे पूर्वज कोई ना सारा भारत ग्रामवासी था, गांव से ही भारत उत्पन्न हुआ है, बाद में शहर बसे तो 200 साल 250 साल ज्यादा से ज्यादा। खैर, इसकी लड़ाई लड़नी है आगे।